दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको एक बहुत अजीबो-गरीब किस्सा सुनाऊंगा। रेस कोर्स के साथ जुड़े हुए उस शख्स की कहानी जिसके अपने 3-4 घोड़े थे, अपना एक बॉक्स था और बाप दादा के समय से ही वो बहुत पैसे वाला शख्स था और हवाले का काम भी करता था घोड़ों की रेस के साथ साथ। लेकिन इतना बड़ा वो हवाले वाला नहीं था, लिमिटेड तरीके का काम करता था और सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के साथ। आपको सुन के हैरानी होगी कि उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं था। जानता सबको था लेकिन अंडरवर्ल्ड के साथ कोई धंधा बिजनेस नहीं करता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इसकी कहानी आगे चलेगी तो आपको शायद जो बात आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, कभी पढ़ी नहीं होगी, ना कभी उसका जिक्र सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अपने ज़माने के एक बहुत अमीर आदमी महेंद्र चौरड़िया की। नाम आपने सुना होगा, नाम सुन के जरूर कान खड़े होंगे आपके, क्योंकि ये केस इतना मशहूर हुआ था। कई लोगों ने तो इसको यहाँ तक बता दिया कि इस केस की वजह से अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी पड़ी। नहीं, दुश्मनी और कारणों से थी जो इससे बहुत बड़े कारण थे। ये तो एक बहाना बना, सबको एक जैसे बोलते हैं कि एक वो इशू मिल गया जिसको लेके लोगों ने अपनी अपनी तिकड़मबाजी शुरू की, लगानी अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी की। लेकिन होता वो नहीं है जो हम लोग सुनते हैं, जहाँ हमें सुनाया जाता है, जब बताया जाता है। मैं महेंद्र चौरड़िया को बहुत सालों से जानता था। बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि रेस कोर्स में मेरे बहुत से मित्र दोस्त जाया करते थे। उनके अपने घोड़े भी थे और कुछ लोग पंटर थे, जुआ खेलने जाते थे। बहुत से लोगों को मैं करीब से जानता था। कई उनमें से दो मेरे दोस्त तो चंडीगढ़ से थे, मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए, जो काफ़ी रेगुलर थे रेस कोर्स पे। पुरानी दोस्ती थी हमारी स्कूल टाइम की। तो खैर, तो महेंद्र चौरड़िया का बाप बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था और साथ में थोड़ा बहुत हवाले का काम करता था, क्योंकि उसके पास रेडी कैश अवेलेबल रहता था। महेंद्र का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम भूल गया मैं अभी, और वो वर्ली में सी फेस पे एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। मैं उस बंगले में सिर्फ एक बार गया हूँ, वो भी ये केस जब उसका हुआ तो उसकी जो वारदात के दूसरे दिन मैं वो जब मुआयना करने गया कि वो कहाँ पे रहता था, कैसे रहता था, वो घर देखने के लिए अपने एक मित्र के रेफरेंस से। तो बहुत बड़ा घर और उसका गार्डन बहुत बड़ा था। बंगला तो थोड़ा रोड से हट के था अंदर, हालांकि प्लॉट रोड फेसिंग था, सी फेस के ऊपर प्लॉट है वो। लेकिन बंगला थोड़ा प्लॉट में पीछे करके बनाया हुआ और ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गार्डन बहुत बड़ा था और उसमें आदम कद साइज़ की मूर्तियाँ लगी हुई थी, जैसे मरमेड्स वगैरह हो या और खूबसूरत औरतों के बुत, ये वो। तो जो उसमें छोटे छोटे फुहारे वगैरह लगाए हुए, और वहाँ पे वो पार्टीज़ का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। और यार दोस्त जो थे, कॉमन फ्रेंड, वो दिवाली के दिनों में उसके घर में जो जुए की, गैम्बलिंग की महफिल लगती थी, उसमें भी जाया करते थे। उनमें से उसके 2 दोस्त जो थे खास, वो मेरे भी दोस्त थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैं तो अपने काम में बिजी रहता था, तो मेरी उसके पर्सनल लेवल पे कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं रही, लेकिन उसके बारे में हर जानकारी मुझे मेरे दोस्तों के थ्रू मिलती रहती थी। तो 1979 में
ये आदमी ने काफ़ी अपने लेवल पे अपना जो धंधा था वो हवाले का वो बढ़ा लिया था, बाप और भाई के साथ मिलके। उसी पैसे से इसने लंदन में, लंदन सिटी के थोड़ा बाहर एक बहुत आलीशान बंगला भी खरीदा। और उसके साथ साथ दुबई में उस ज़माने की जो पुरानी दुबई हुआ करती थी, 79 के पहले उस आदमी के पास दुबई में भी एक बंगला था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1979 में जिस आदमी के पास लंदन में अपना बंगला हो, दुबई में अपना बंगला हो, और वो आदमी और वर्ली में सी फेस पे, वर्ली सी फेस पे यहाँ जहाँ पर क्रिकेटर्स की बिल्डिंग है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी रहते हैं, एक पुलिस वालों की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें जूलिया रोबेरो, एम.एन. सिंह, वाई.सी. पवार, आर.एच. शर्मा, ये सब लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो उस एरिया में इतना बड़ा बंगला होना, ये अपने आप में उसकी जो एफ्लुएंस है, उसके पैसे की जो मौजूदगी है उसके पास, उसको दर्शाता है। तो ये एक फीलिंग क्रिएट की हुई थी उसने कि मैं मुंबई का जो अपर सर्कल है उसमें वो उठता बैठता था, मूव करता था। और काफ़ी सारे जो वाइट कॉलर जो लोग थे उस ज़माने के, जो रेस कोर्स पे रेगुलर थे, उनके साथ उसकी काफ़ी दोस्ती थी। और उसका जो अपना बॉक्स था वो, अगर आप कहीं रेस कोर्स में गए हो तो जैसे रेस कोर्स में एंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड में आगे जाके थोड़ा एक गैलप्स रेस्टोरेंट है। तो गैलप रेस्टोरेंट्स का जो एंट्री गेट है, वही जो गेट है वो जो स्टैंड्स हैं उनके एक गेट की तरफ भी जाता है। और उसके आगे बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है। तो वहीं उस पार्किंग लॉट में इसका पक्का जो रास्ता था आने जाने का महेंद्र का, ये गैलप्स वाले गेट पे था। अंदर जो स्टैंड तो होते हैं रेस कोर्स का, जो वो अरीना होता है, उसके चारों तरफ एक तरफ दो तरफ जो बैठने की जगह बनी होती है, तो वहाँ से रेस के बाद बाहर निकलने के लिए 3-4 गेट हैं। एक वीआईपी सॉर्ट ऑफ गेट है जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो ऑफिसर हैं, राजा महाराजा हैं, और इस किस्म के लोग निकलते हैं। फिर दूसरा गेट जिनका बैठने की जगह जिस गेट के नज़दीक होती थी, उसी गेट से वो लोग बाहर निकल के रेस के बाद अपने घर जाया करते थे। महेंद्र चौरड़िया क्योंकि गैलप्स वाले गेट के पास वाले स्टैंड में इसका बॉक्स था, तो वहाँ से निकल के ये लोग जाया करता था। और उस दिन हादसे वाले दिन भी ये आदमी कोई 5:30 पौने 6 बजे के करीब इसके बॉक्स में जो मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग बैठा करते थे, वो लोग 5-1 मिनट पहले वहाँ से रेस ख़त्म होने के बाद निकले। और उनके जाने के 5-7 मिनट के बाद महेंद्र चौरड़िया अकेला, वो कभी बॉडीगार्ड नहीं रखता था, कोई ड्राइवर नहीं, कुछ नहीं। ड्राइवर होगा तो कहीं पार्किंग में होगा, लेकिन अंदर उसके साथ कोई उसका असिस्टेंट, अटेंडेंट कोई नहीं होता था। अपने बॉक्स में अकेला बैठता था। और 3-4 घोड़े होना उस ज़माने में बहुत कोई छोटी बात में नहीं गिनी जाती थी। तो एक अच्छा असर रसूख था उसका रेस कोर्स में। और उम्र भी 45 साल के करीब होगी तकरीबन, सीनियर आदमी था। तो वहाँ से जैसे ही रेस ख़त्म होने के बाद, अपने दोनों दोस्तों के जाने के बाद, जैसे ही महेंद्र वो गैलप्स वाले गेट से बाहर निकलता है, 4-5 लोग एक एम्बेसडर गाड़ी में आते हैं और उसको बंदूक की नोक पे किडनैप करके सीधा दगड़ी चाल ले जाते हैं। अब दगड़ी चाल उस ज़माने में काफ़ी नोटोरियस गिनी जाती थी इस किस्म के कामों के लिए। उसके पहले और वो दौर था जब उसके पहले बाबू रेशम का 87 में मर्डर हो गया होता है, और उसी तरह रमानायक का मर्डर हो गया होता है, और उसके साथ जो अरुण गवली के कुछ लोग मारे जाते हैं। तो अरुण गवली इस फिराक में था कि कुछ बड़े काम किए जाएं ताकि उसके जो गैंग का दबदबा है वो मुंबई में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे। तो उसके पहले भी कुछ लोगों को दगड़ी चाल में ले जा के टॉर्चर करके मारा गया था।
और उसके बाद जो इनामदार साहब जो जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे, अरविंद इनामदार, उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड बना के उसके ज़रिए हर 3-4 महीने के बाद दगड़ी चार पे एक रेड की जाती थी और उसमें से काफ़ी लोगों को पकड़ा जाता था। वहाँ से उसका फायरिंग रेंज डिटेक्ट हुआ, एक कार्बाइन वहाँ से पकड़ी गई और काफ़ी हथियार पकड़े गए। जो वांटेड अक्यूज थे वो काफ़ी पकड़े गए। खैर, तो ये उस समय पे जो एक कैट एंड माउस गेम जो पुलिस की और अरुण गवली की चल रही थी वो लगातार जारी थी। तो अरविंद इनामदार ने काफ़ी शिकंजा अरुण गवली पे कस के रखा हुआ था और अरुण गवली को मालूम था कि अगर मैं इस शख्स को दगड़ी चाल के अंदर रखूँगा तो यहाँ कभी भी क्राइम ब्रांच की सर्च ऑपरेशन चल सकता है और मैं रंगे हाथी पकड़ा जाऊँगा। तो हुआ कुछ ऐसे कि दगड़ी चाल के थोड़ा करीब एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो रीडेवलपमेंट में गई थी। उस ज़माने में आपको याद होगा बहुत सारी बिल्डिंग सेंट्रल मुंबई में जो पुराने ज़माने में 4 माले की हुआ करती थी, 4 फ्लोर की, वो तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी तो उनको लिफ्ट की फैसिलिटी दे के 7 फ्लोर तक बनाने की कुछ स्कीम महाराष्ट्र मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने निकाली थी, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग सेंट्रल मुंबई में टेम्परेरी तौर पे रीडेवलप की गई थी। उसी किस्म की ये एक बिल्डिंग रीडेवलप हो रही थी जो मेन रोड से थोड़ा हट के थी, दगड़ी चाल की हद के बाहर थी, लेकिन अंदर से एक रास्ता उस बिल्डिंग को दगड़ी चाल से जोड़ता था। तो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में महेंद्र चौरड़िया को रखा गया। आप देखिए कि रात को ये इंसिडेंट होता है और किसी को पता नहीं। मैं अपने ऑफिस में कुछ काम में लगा हुआ था और आज 8:15 बजे मुझे वो 2 दोस्त जो महेंद्र के बॉक्स में बैठ के हॉर्स रेसिंग का मज़ा लिया करते थे, उनमें से एक मित्र का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके महेंद्र चौरड़िया का किडनैप हो गया है। तो मैंने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि ये हुआ कि पुलिस तो अभी तक कंट्रोल को बता नहीं रहा है, कोई खबर नहीं है। बोलते उसकी बीवी का फ़ोन आया था, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ फ़ोन आया है कि उसको दगड़ी चाल में उठा के ले गए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी और लकीली मैं ऑफिस में था। तो मैंने इमीडिएटली अरविंद इनामदार को घर पे फ़ोन लगाया। जितनी कुछ मैं अपने दोस्तों से 3-4 दोस्तों से रेस कोर्स के लोगों से बातचीत कर सकता था वो करते करते मुझे 9 बज गए थे थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते। तो तकरीबन 9 बजे मैंने अरविंद इनामदार साहब के चर्च गेट वाले घर पे उनको फ़ोन किया। तो मैं उनको दादा कहता था, दादा इनामदार। तो वो खाना खा रहे थे, मुझे बोले मुझे खाना खाने दीजिए, मैं 5-7 मिनट में आपको वापस फ़ोन करता हूँ। और 10-1 मिनट में दादा का फ़ोन आता है। मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करके ये महेंद्र चौरड़िया रेस कोर्स का हॉर्स ओनर और हवाला ऑपरेटर उसका अपहरण हो गया है, किडनैपिंग हो गई है। दादा कुडंट बिलीव इट। तभी तक पुलिस को उन्होंने घर वालों ने खबर नहीं की थी। वो अपने तरीके से कुछ, क्योंकि अरुण गवली ने बहुत सख्ती से उनको फ़ोन के ऊपर कहा था कि अगर आपने पुलिस कंप्लेंट किया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये बात मुझे उन्होंने बताई नहीं, ना मेरे दोस्तों ने बताई, ना उसकी बीवी ने बताई। तो मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट करना है या नहीं करना है। मेरे लिए तो एज अ प्रेस रिपोर्टर ये एक बड़ी घटना थी जिसके ऊपर बराबर तहकीकात होनी चाहिए थी, जो मैंने शुरुआत की। तो 9:30 बजे तक मेरी दादा से जो 2-3 बार बात हुई उसमें ये एक नया खुलासा हुआ जो पहली बार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आज तक ये किसी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में नहीं है, किसी कोर्ट कचहरी में इसका जिक्र नहीं है कागज़ों में। अरविंद इनामदार टोल्ड मी
कि इस केस के पीछे कोई किसी गैंग का कोई हाथ नहीं है, ये उसको मारने की सुपारी एक नामचीन एडवोकेट ने दी है। आई वॉज टेकन अबैक। आज भी जब मैं सोचता हूँ, मुझे दादा की वो वर्डिंग याद आती है तो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं कि कोई भी एडवोकेट, वकील, देश का माना हुआ वकील, जो जिसका नाम हम बहुत रिस्पेक्ट से लोग लेते हैं, क्राइम वर्ल्ड के लोग, बाहर के लोग शायद उसको इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई वकील किसी की सुपारी अरुण गवली को क्यों देगा। तो हो सकता है अरविंद नामदार की बात कुछ लोगों से हुई हो। डेफिनेटली जो पुलिस के सोर्सेज होते हैं वो मेरे जैसे लोगों के सोर्सेज से तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। उनके पास कुछ अंदर की रिपोर्ट्स भी होती हैं, सीक्रेट रिपोर्ट्स, जो वो नॉर्मली शेयर नहीं करते। लेकिन ये बताते हुए भी दादा ने मुझे जो दूसरी बात कही वो ज़्यादा चौंकाने वाले थी। दादा ने कहा कि इस बात का जिक्र कहीं नहीं होना चाहिए। मेरे पूछने से कि क्यों, ऐसी क्या बात है, आप उस वकील से डरते हो या मैं उस वकील से डरता हूँ या कानून वकील से डरता है। तो दादा का कहना था ये ऑपरेशन इतनी चालाकी से इसको ऑपरेट किया गया है, इसको रूप रंग दिया गया है कि इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। और वो वकील नामी वकील है, उसको नेल डाउन करना हमारे बस का बात नहीं है जब तक कि उसकी फैमिली के मेंबर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देते, और वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। क्योंकि आज स्टेटमेंट दे के अगर कल मुकर जाते हैं तो पुलिस की इज्जत पे बहुत बड़ी आंच आएगी। और वकील बड़ा है, उसके हाई लेवल के लिंक्स हैं, जुडिशरी के साथ उसको लोग जानते हैं, पुलिस के ऑफिसर उसको जानते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकता है जानते होंगे उसको। तो लेकिन जब तक हमारे पास कोई कंक्रीट बात हाथ में नहीं आती, आप उस वकील का अपनी रिपोर्ट में जिक्र नहीं करोगे। मेरे दादा के कुछ ऐसे रिश्ते थे कि भी वो मुझे ऑर्डर कर सकते थे, मुझे हुक्म दे सकते थे। हमारा दो भाइयों जैसा रिलेशन था, वो बड़े भाई जैसे थे, मैं छोटा भाई जैसा था उनके। तो ये भी जिक्र किया, बोला कि उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं होना चाहिए जब तक ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब कुछ होगा इसको डिक्लेयर करना होगा तो मैं सबसे पहले वो बात आपको मैं बताऊंगा, बाकी मीडिया के पहले आपको अंदर की जानकारी दूंगा। तो मेरे लिए इट वॉज अ बिग कंसोलेशन। मैंने भी क्या लेना था किसी का नाम लेके, अगर सिद्धि नहीं कर सकते तो। लेकिन वो एडवोकेट का नाम आना, तो फिर दूसरे दिन वो उस दिन 8-9 9:30 बजे के बाद ये 10 बजे तक मेरी दादा के साथ बातचीत चलती रही। और आपको हैरानी होगी कि लेट नाइट तक भी ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंची थी। मेरा अखबार जहाँ पे मैं काम करता था, द डेली न्यूज़पेपर, अकेला न्यूज़पेपर था पूरी मुंबई में जिसके पहले सफ़े पे मेरी बाईलाइन के साथ ये खबर छपी थी कि अरविंद ढोलकिया के महेंद्र चौरड़िया को रेस कोर्स से किडनैप कर लिया गया है। और उसका जो शक की सुई है वो दगड़ी चाल की तरफ जाती है। तो पूरा खुल के जो मुझे दादा ने कहा था क्या लिखना क्या नहीं लिखना, उसके मुताबिक मैं जो लुका छुपा के लिख सकता था मैक्सिमम उतना मैंने लिखा। और दूसरे दिन मुंबई में के क्राइम सूत्रों में बहुत बड़ी हलचल मची जब जो मेरी जो खबर छपी सो इसमें लोगों ने पढ़ी तो पूरा क्राइम का मीडिया, पूरा क्राइम ब्रांच पहुंच गया। इनामदार दादा को घेर लिया कि आपने अकेले बलजीत परमार को क्यों बताया, हमें क्यों नहीं बताया। तो दादा ने उनको चौंकाया कि मैंने नहीं बताया, ये खबर मेरे पास सबसे पहले बलजीत परमार लेके आया था, मैंने तो खाली उसको क्लैरिफिकेशन दी हैं। एनीवे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू, आंसरेबल टू यू, ऐसा करके दादा ने झाड़ा। तो पूरा दिन अखबार वालों का तांता चलता रहा।
मैं दोपहर के टाइम के अपने ऑफिस से रॉयटर्स, मेरे दोस्त वहाँ पे काम करते थे, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी। हमारे पास तो इंटरनेशनल आईएसटी टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं थी, छोटा सा अखबार था, छोटा सा बोर्ड था हमारा। तो मैंने रॉयटर्स जाके अपने दोस्त जो वहाँ पे थी उनके थ्रू मैंने दुबई फ़ोन लगाए, दाऊद इब्राहिम से बात की, छोटा राजन से बात की, कुछ और लोगों से बात की दुबई में, जो और मुझे मेरे दोस्त थे जो कुछ हवाला का काम किया करते थे, उनसे बातचीत किया। किसी ने भी कोई अंदर की बात किसी को इल्म नहीं था। सब ने बोला कि हम इस शख्स को जानते तो ज़रूर हैं क्योंकि इसका दुबई में बंगला है, मिलता जुलता है सबको, लेकिन हमारा कोई कारोबारी रिश्ता इसके साथ नहीं है। और देखिए कि उसके बाद उसकी फैमिली को दूसरे दिन पूरी तरह डरा धमका के ये बोला गया कि अगर आपने ये पैसा इतने बजे तक नहीं दिया तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। अब देखिए वो जो मैंने अंदर की खबर अपने तरीके से निकाली, कुरैदी, उससे मालूम पड़ा कि उस वकील ने इस शख्स को उस ज़माने में कोई 1 करोड़ के करीब पैसा दिया था, जिसकी पेमेंट उसने लंदन में जाके लेनी थी। वो वकील अपनी छुट्टियां मनाने कहीं ना किसी काम से लंदन जा रहा था, उसने इसको किसी के थ्रू मिला होगा, इसको पैसा दे दिया जहाँ पे। और इस शख्स ने लंदन में जिस पार्टी को बोला कि इस वकील को 1 करोड़ जो भी था, 70 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 2.5 लाख, वो अमाउंट आज तक सामने नहीं आया क्योंकि बताने वाला ही नहीं रहा। खैर, तो वो अमाउंट जिस आदमी ने लंदन में उस वकील को डिलीवरी देनी थी, उस आदमी ने 2-3 दिन तक उस वकील का फ़ोन नहीं उठाया। शायद उसका पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ। 1987 में समझो 1 करोड़ के कितने पाउंड होते होंगे, मैंने तो हिसाब नहीं लगाया, आप लगा लेना। उस ज़माने में कोई 40-42 रुपए का 1 पाउंड होता था। तो खैर, तो वो वकील को इतना गुस्सा आया, उस गुस्से में उसने अर्नगवली को फ़ोन किया लंदन से कि इस आदमी को पैसा भी इससे निकालो और इसको छोड़ना भी नहीं, इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है और आपके लोगों को मैं छुड़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग उस वकील ने अरुण गवली के साथ की और अरुण गवली ने उस वकील को खुश करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी लिया होगा और वो पूरा पैसा उसका निकाला। जब घर वाले बोलते थे कि आज हमें 1 दिन का टाइम और चाहिए पैसा अरेंज करने के लिए, तो अरुण गवली का कहना था कि अगर 2 घंटे में पैसे नहीं आए तो आपके छोटे बेटे को भी मार दिया जाएगा। अब पुलिस अपने तरीके से ढूंढने लगी हुई है, घर वाले बराबर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अंदर की बातें पुलिस को बता नहीं रहे हैं। तो पुलिस के लिए भी काफ़ी असमंजस की हालत थी और पुलिस के लिए कोशिश ये होती है कि इस आदमी को ज़िंदा बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसी चक्कर में 2 रात और 3 दिन वो शख्स तगड़ी चाल के कब्ज़े में रहा और तीसरे दिन जब उनको पूरी पेमेंट मिल गई तो उस शख्स की, महेंद्र चौरड़िया की डेड बॉडी जो थी वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे दगड़ी चाल के नज़दीक पाई गई। तो ये एक अंत हुआ उस पैसे वाले आदमी का जो हाई फ्लाइंग बनना चाहता था, बड़े समाज में उसका उठना बैठना था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस और उसकी इतनी बेरहमी से मौत हुई। उसके बाद लोगों ने जो कयास लगाने शुरू किए कि वो आदमी को बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने अरुण गवली के भाई पप्पा गवली को मरवाया, उसके बाद पप्पा गवली के मरने के बाद दाऊद के आदमी को उसने मरवाया। वो एक लंबी चौड़ी कहानी बना के पेश की गई जिसका आज तक कोई कहीं कोई सबूत नहीं है, कहीं चार्जशीट में उस बात का जिक्र नहीं है, कहीं किसी कोर्ट पेपर में उसका कोई भी जगह नहीं है। तो ये कहानी थी महेंद्र चौरड़िया की।
आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।